प्रणाम सर। खुश रहो खुश रहो। प्रणाम सर। खुश रहिए। प्रणाम सर। प्रणाम खुश सर। रहिए खुश रहिए। प्रणाम सर। खुश रहो खुश रहो। हम लोग स्टार्ट किए थे। खुश रहिए खुश रहिए। हेलो प्रणाम सर। खुश रहिए। म्यूट कर लीजिए हर आदमी। हम लोग शुरू किए थे और कट गया, जो फिर पूरा नहीं हो पाया। क्या था टॉपिक? बैलेंस ऑफ भुगतान पेमेंट से अवमूल्यन बता रहे थे सर। तीसरा पॉइंट डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन और एक्सचेंज डेप्रिसिएशन में क्या अंतर है? सुनीता तुम बोलो तो। एक्सचेंज सर डिवैल्यूएशन सरकार द्वारा किया जाता है और एक्सचेंज डेप्रिसिएशन सेंट्रल बैंक। नहीं पता है सर। एक्सचेंज डेप्रिसिएशन जो है विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने से होता है जी। मांग के बढ़ जाने से या पूर्ति के घट जाने से, विदेशी मुद्रा की मांग पूर्ति में परिवर्तन होने से विनिमय दर में परिवर्तन होता है। ह्रास होता है परिवर्तन। विनिमय दर में ह्रास होता है और उसका कारण होता है मांग और पूर्ति। उसका कारण क्या होता है? मांग और पूर्ति। विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उस कारण से विनिमय दर में परिवर्तन होता है। जबकि यही चीज सरकार द्वारा डिवैल्यूएशन एक्ट के अंतर्गत विनिमय दर को परिवर्तित करती है। तो हम लोग पहला पॉइंट देखे थे डिफ्लेशन, दूसरा पॉइंट देखे थे एक्सचेंज डेप्रिसिएशन, तीसरा पॉइंट था डिवैल्यूएशन। तो आप लोग बोर्ड पर देखेंगे control of adverse adverse balance of control of adverse balance of payment by monetary measures. Control of adverse balance of payment by monetary measures.
मौद्रिक तरीकों से व्यापार शेष संतुलन, मौद्रिक तरीकों से व्यापार से संतुलन। पहला है डिफ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति। इससे मूल्य घटती है तब निर्यातक वस्तु की कीमत भी घटती है। इससे निर्यात में वृद्धि होगी, निर्यात में वृद्धि होगी और आरएफ रिसिप्ट इन फॉरेन करेंसी में वृद्धि होगी। इससे भुगतान शेष का संतुलन प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, विनिमय दर ह्रास। यह बाजार में विदेशी मुद्रा मांग में वृद्धि या विदेशी मुद्रा पूर्ति में कमी, विदेशी मुद्रा मांग में वृद्धि या विदेशी मुद्रा पूर्ति में कमी द्वारा होती है। ये विदेशी मुद्रा की मांग है, ये विदेशी मुद्रा की पूर्ति है और 70 रुपया रेट है। अगर पूर्ति घट गई तो 74 रुपया हो जाएगा।
अगर मांग बढ़ गई तो भी 74 रुपये हो जाए। तो इसका मतलब हो गया कि मांग का बढ़ना आई है पूर्ति का घटना। ए से बी हो या सी हो, $1 बराबर 70। पूछे कि विनिमय दर ह्रास कैसे होता है, तो बाजार के शक्तियों द्वारा। बाजार की शक्तियों द्वारा विनिमय दर ह्रास होगा। निर्यात में वृद्धि होगी। निर्यात में वृद्धि होगी। विनिमय दर ह्रास होगा। निर्यात में वृद्धि होगी। जिससे भुगतान शेष संतुलन में आएगा। संतुलन में आएगा। सुनीता। जी सर। तो विनिमय दर किसे कहते हैं? विनिमय दर ह्रास कैसे होता है? विनिमय दर ह्रास बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है। बाजार इसमें की जब शक्ति में क्या क्या होता है? विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि हो या विदेशी मुद्रा की पूर्ति में कमी होता है तो इसमें ह्रास होता है। क्लियर हो गया ना? जी सर। तीसरा है, उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब हो गया अवमूल्यन। सरकार देश में अवमूल्यन कानून को पालन करते हुए $1 बराबर 70 को बदलकर $1 बराबर 74 कर देती है।
यह सरकारी दर है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अवमूल्यन का प्रभाव अस्थायी रहेगा। जबकि विनिमय दर ह्रास अस्थायी होता है, अस्थायी रहता है। डिवैल्यूएशन सरकार मजबूरी में करती है। भारतवर्ष में चाइना का युद्ध हुआ, पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1962 में, 65 में, तो 1966 में अवमूल्यन सरकार की। 1990 में भारत में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई, वित्तीय समस्या उत्पन्न हो गई, और उसको कह सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति थी। तो 1990 में थी। 1991 में IMF के अनुमति लेकर इसको करना पड़ता है। IMF के अनुमति पर 1991 में जुलाई महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया। इसलिए अवमूल्यन जो है हमारे यहाँ लगातार नहीं होता है, रेयर केस में किया जाता है, क्योंकि अवमूल्यन होने के बाद वो रेट वहां फिक्स हो जाएगा, उसके नीचे नहीं जा सकता है। लेकिन विनिमय दर में ह्रास जो है वो मांग पूर्ति के द्वारा होता है, और मांग पूर्ति के द्वारा उतार चढ़ाव होता रहता है। तो हर रोज देखिएगा अखबार में विनिमय दर लिखा हुआ रहता है। हर रोज विनिमय दर आपको दिखाई देगा, बढ़ता हुआ घटता हुआ, बढ़ता हुआ घटता हुआ। तो डिवैल्यूएशन का प्रभाव जो है, इसका प्रभाव पड़ता है तो उसी तरह, लेकिन चूंकि ये खतरनाक है कि एक बार बदल दिया तो फिर नीचे नहीं आ सकता है। अब विनिमय दर ऊपर नीचे होता रहता है बाजार के शक्तियों के द्वारा। तो दोनों में किसको प्रेफर किया जाता है? विनिमय दर ह्रास को, उसी को किया जाता है और उसी से होता है जी। 3 हो गया। चौथा तरीका है, उसको कहा जाता है एक्सचेंज कंट्रोल। विनिमय नियंत्रण। ये 1990 के पूर्व स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
भारत में विनिमय नियंत्रण कानून फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा नियंत्रण कानून, फेरा कानून लागू था, फेरा कानून लागू किया गया। जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति या फर्म डॉलर का लेन देन आरबीआई के माध्यम से करेगा, न कि डायरेक्ट लेन देन, न कि डायरेक्ट लेन देन डॉलर का होगा। तो इसको एक्सचेंज कंट्रोल कहते हैं। हमारे यहाँ 50 बरस तक ले यही 40-45 साल तक फेरा कानून लगा हुआ था। 1991 के बाद से ये कानून हटा, जब हम लोग उदारीकरण की नीति को अपनाए। तो एक्सचेंज कंट्रोल था। एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब हुआ कि क्या आयात कर रहे हैं, परमिशन लीजिए, क्या निर्यात किए, क्या डॉलर आया, वो सब आरबीआई के पास जमा होगा, वहां से फिर आपको प्राप्त होगा। कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यक्ति देश से, विदेशियों से डायरेक्ट डॉलर में खरीद बिक्री, डॉलर का लेन देन नहीं कर सकता है। डॉलर का लेन देन किसके माध्यम करना होगा? आरबीआई के माध्यम से। आरबीआई के माध्यम से सर। किसके माध्यम से? आरबीआई के माध्यम से। आरबीआई के माध्यम से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके माध्यम से करना होगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई डायरेक्ट नहीं। तो इस तरह के पद्धति को एक्सचेंज कंट्रोल कहते हैं। तो इसमें दबाव बना रहता है। सरकार देखेगी कि ये बहुत आयात कर रहा है, तो उसके ऊपर दबाव डालेगी। निर्यात कर रहा है, कमा के ला रहा है, तो उसके डॉलर को प्राप्त करेगी। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। तो इस तरीके से चौथा पॉइंट है एक्सचेंज कंट्रोल। पांचवा पॉइंट है एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट। ECA। इसमें आयात और निर्यात, आयात और निर्यात, आयात और निर्यात चलता रहेगा। और निर्यात स्वतः
आयात का भुगतान कर देगा। इसमें विदेशी मुद्रा जरूरत नहीं होगी। वस्तु का मूल्यों से ही लेन देन हो जाएगी। अगर बैलेंस निकला बैलेंस निकलता है तो कैरी ऑन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप अभी सुनीता, जी सर। इराक से संबंध किया है ना? ईरान से। ईरान से क्या संबंध किया है? वो पेट्रोल देगा, हम लोग सामान दूसरा चीज देंगे। अनाज देंगे। हाँ। अनाज देंगे, फ्रोजन मीट देंगे, फ्रूट्स देंगे, ड्राई फ्रूट्स देंगे, और इस सब से आपस में गुड्स विल पे गुड्स। मोतीलाल जी सर, ऐसा था सर। इराक के साथ गेहूं का था सर समझौता। गेहूं देंगे और तेल देंगे। और यूएसएसआर के साथ, जब यूएसएसआर भंग होने से पहले भी ऐसा था सर। यूएसएसआर के साथ भी वस्तु के लेन देन से ही हम लोग का काम चल जाता था बहुत हद तक। तो इसी को एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। ये आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे कि क्या जरूरत है डॉलर के फेर में पड़ने का। आपका जितना माल हुआ, क्या दाम हुआ, हमारा क्या हुआ दाम हुआ, दोनों का डिफरेंस जो होगा उतना हम डॉलर आपको दे देंगे। और अगर छोटा अमाउंट है तो कैरी ऑन भी हो जाएगा, अगले वर्ष में मेकअप हो जाएगा। तो इससे बहुत ही निजात होता है और आराम हुआ। और वर्ल्ड वार के पहले जो है, वर्ल्ड वार के समय में इस सब का उपयोग बहुत किया गया। म्यूट है सर आपका। वर्ल्ड वार के समय में बहुत ज्यादा उपयोग में लाया गया। बाद में धीरे धीरे जो है ये मंद पड़ता गया, क्योंकि विश्व में खुलापन को पसंद करने लगा और धीरे धीरे हर देशों में उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन होने लगा और ये उपयोग में नहीं आने लगा। तो ये 5 नंबर समझ गए इस बात को, एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट। जी सर। छठा है, इसको कहा जाता है
मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स, बहु विनिमय दर, बहु विनिमय दर प्रणाली। इसमें मांग की लोच, बेलोचदार है, तो विनिमय दर अलग होगा। जैसे $1 बराबर 70, अगर मांग की लोच लोचदार है, तब कहेगा ठीक है भैया आप $1 का 74 लीजिए, क्योंकि लोचदार का मतलब होता है गरजमंद नहीं है। लोचदार का मतलब होता है गरजमंद नहीं है। अब बेलोचदार का मतलब होता है गरजमंद है। बेरोजगार का मतलब क्या होता है? गरजमंद है। तो गरजमंद जो होगा उसको कहेंगे कि हम 70 में ही आपको $1 का 70 का ही सामान देंगे। अब गरजमंद है तो लेबे करेगा। गरजमंद है तो लेगा कि भागेगा? ले लेगा। ले लेगा। तो इस तरह से 20-20, 30-30 वो रेट बनाए हुआ रहता था। थोड़ा थोड़ा अंतर पर 10 गो 12 गो रेट चलेगा एक साथ। बहु विनिमय दर प्रणाली में उपभोक्ता वस्तु, फिनिश्ड गुड्स, कच्चा बनाया हुआ था। आधार यही था कि आप गरजमंद हैं, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट जो है लोचदार है, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट बेलोचदार है, उसी के आधार पर रेट बना था। ये ठीक उसी तरह से हो गया जिस तरह से एकाधिकार में मूल्य विभेद होता है। मूल्य विभेद में क्या होता है? प्रथम श्रेणी के मूल्य विभेद में जैसा आदमी है वैसा रेट ले रहा है, तो जितना आइटम होगा उतना रेट हो जाएगा। दूसरा कैटेगरी है कि महादेश, जिस महादेश के है उसके लिए एगो रेट फिक्स कर दिए तो 4-5 रेट पर पूरा माल बिक गया। तो मल्टीपल एक्सचेंज रेट उसी तरह से है कि बहु विनिमय दर प्रणाली है। इसमें मांग की लोच जो है बेलोचदार गरजमंद है तो विनिमय दर अलग होगा। मान लीजिए समझने के लिए $1 बराबर 70 रुपये, और मांग की लोच
गरजमंद नहीं है। मांग की लोच का मतलब हो गया लोचदार। मांग की लोच लोचदार है तब $1 का वो 74 देने को तैयार होगा, क्योंकि ये गरजमंद नहीं है, ये लेगा ही नहीं, भाग चलेगा। तो इसलिए इसको भी, इससे भी ले लें। तो इससे अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। समझ गए इसको? उतार लिए? जी उतार लिए ना? समझ में आ गया ना ये बात? हाँ जिस तरह एक अधिकारी जो है, सर अभी भी एक अधिकारी जो है ये अरे अभी तो एक्सचेंज कंट्रोले हट गया, तब क्या है ये सब का? ये बात 1990 के पहले का है। 70-75 में। अरे 70-75 के समय में भयानक स्थिति में था। बहुत हमारे पास डॉलर नहीं था। 1987 में हमारा एक आर्टिकल जो है, पेपर, रिसर्च पेपर होता है ना जी सर, रिसर्च पेपर अमेरिका में एक्सेप्ट हुआ। अमेरिका में कैलिफोर्निया जगह है, कैलिफोर्निया में ही लॉन्ग बीच एक जगह है, वहीं पर हमको जाके पेपर का प्रेजेंटेशन देना था। तो इसके लिए रिजर्व बैंक को अप्लाई किए डॉलर के लिए, तो $500 मात्र दिया, 500। एक जो आदमी अमेरिका उस समय कई बार जा चुका था, उससे जाके मिले तो बोला कि वहाँ जो एयरपोर्ट है बहुत विशाल विशाल एयरपोर्ट है, तो बड़ा एयरपोर्ट से छोटा एयरपोर्ट जाइएगा, छोटा एयरपोर्ट से फिर दूसरा फ्लाइट लीजिएगा, तब आप जाइएगा कैलिफोर्निया, फिर वहां से लॉन्ग बीच के लिए जो है आपको अलग फ्लाइट लेना पड़ेगा। इस सब में खाली एयरपोर्ट में के भीतरे निकल के दूसरा नेशनल, वहाँ का नेशनल जो है, यहाँ से तो जाएंगे इंटरनेशनल, नेशनल फ्लाइट से पकड़ने में जो खर्चा होगा उसमें $500 आपका पूरा खर्च हो जाएगा। मतलब कि पहुंचना, जहां म्यूट करो, जहां पहुंचना है कैलिफोर्निया, पटना से कैलिफोर्निया USA लॉन्ग बीच, तो वहां पहुंचने के पहले ही $500 क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा, एग्जॉस्ट कर जाएगा सर, तो खत्म हो जाएगा। तो कहा कि पागल हो जाइएगा, ये मत कीजिए। उसके बाद कई जगह से स्रोत लगाए, तब कहे कि हवाला से ले लीजिए। हमका नहीं हो तो गैर कानूनी होगा। तो छटपटा के रह गए और नहीं जा सके। टिकट भी ले लिए थे, लेकिन अमेरिका सरकार कही कि हम आपको वीजा नहीं देंगे क्योंकि आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं है। आप पटना यूनिवर्सिटी कहे कि हमारे पास फंड नहीं है, परमिशन दे देंगे जाने के लिए, लेकिन फंड नहीं देंगे। तो ये सीधा नॉन नहीं बोल के ऐसा उपाय कर दिया कि आप जा ही नहीं सकिएगा, और इस तरह के खर्च पर रेस्ट्रिक्शंस लग जाएगा। डॉलर खर्च इस काम के लिए नहीं होगा। वही कोई विदेशी दूत जाएगा तो उसके लिए डॉलर तुरंत निकल जाएगा। कोई आवश्यक वस्तु मंगाना होगा तो डॉलर मिल जाएगा। लेकिन आप रिसर्च पेपर के लिए पढ़ने जाइएगा
आजकल जो है एकदम आसान है, जाइए डॉलर मिल जाता है, लेकिन उस समय डॉलर नहीं मिलता था। अब फेरा कानून था, फेरा कानून में जो फंस गया वो जेल चला जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन लगा हुआ था। तो हमारे पासपोर्ट पर लिखे हुआ है $500 पेड बाई RBI। तो अगर पॉकेट में 500 से ज्यादा डॉलर निकल जाएगा तो वहीं धरा जाएंगे, पेपर पढ़ेंगे कि पकड़ाई जाएंगे। तो भुक्तभोगी हम उस फेरा फॉरेन एक्सचेंज कानून का हुए। और हमको 1987 में, सोचिए 1987 में आप लोग से बहुत लोग पैदा हुए थे कि नहीं? हम तो हो गए थे सर। आपको, आपका कब है जन्म? 85 का है सर। 85। तो 2 साल उससे बहुआ ही रहे हुईगा ना, 2 साल के रहे हुईगा। और कितना आदमी का उस समय जन्म हो चुका है? मेरा सर उससे 10 साल बाद। अरे तुम्हारा तो हम कहिए दिए ना कि बहुतों का होगा ही नहीं, जन्मे नहीं होगा। मेरा हो चुका था सर, 80 है डेट ऑफ बर्थ। हाँ, तो 1-2 आदमी सीनियर हैं जो उस समय बुतरू के रूप में रहे होंगे। तो 87 का कहानी था। और पूरा अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में उस समय सर्च लाइट निकलता था, टाइम्स ऑफ इंडिया भी था, सब में इस बात का रिपोर्टिंग किया गया कि डॉक्टर PC वर्मा जो है अमेरिका जा रहे हैं, कैलिफोर्निया में इनको पेपर प्रेजेंट करना है। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता था। और जब तक ले जाने का दिन नजदीक नहीं आया हुआ था, तब तक ले जितना आदमी कंग्रेचुलेट करता था, सबसे खूब तेजी से हाथ मिला लेते थे। लेकिन हमको बुझा गया था कि डॉलर मिलना आफत है। कई लोगों के पास गए, लेकिन वही खाली हवाला मार्केट से आप ले सकते हैं, तो गैर कानूनी है। वो सब गैर कानूनी काम के लिए लेता है। हम कह रहे हैं कि हम पेपर पढ़ने जा रहे हैं, तो पेपर पढ़ने जा रहे हैं तो ये रिसर्च का काम है, इसको तो इनकरेज करना है आपको। कहा कि इनकरेज कर रहे हैं ना, कि आपको परमिशन दे दिए कि जाइए, न तो यही रोक देते कि नहीं भेजेंगे। तो आपको परमिशन दे दिए, अगर आप डॉलर जमा कहीं से कर लीजिए तो जा सकते हैं। तो बहुत टाइट था। तो इसलिए ये सारा कारोबार अब बेमाने है। अब एक्सचेंज रेट जो है, फ्लेक्सिबल इंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी है, जो अपने आप निर्धारित होता है मांग पूर्ति के द्वारा। कहीं कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं है। फेरा हटा के फेमा ला दिया है। फेरा हटा क्या ले आया है? फेमा। कैमा पॉइंट था, जा देखिए तो पॉइंट नंबर छठा था सर, अब 7वां होगा। पॉइंट नंबर 6 है। 7 हो जाएगा ये, जो लिखेगा वो 7वां होगा। अच्छा, 7वां। तो 7वां जो है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसको कहा जाता है कि एक नियम हमारे यहाँ है कि अगर मान लीजिए कि कोका कोला का पैसा हमारे यहाँ डॉलर में जमा है और वो अभी हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास कानून है जिसके अंतर्गत हम कहेंगे कि इसको 6 महीने के लिए रोक दिया जाए। लेटर ऑफ क्रेडिट टाइप? नहीं, क्रेडिट नहीं, ये रोक एक तरह से है। अच्छा, रोक लगाना। फॉरेन करेंसी के भुगतान के ऊपर, फॉरेन करेंसी के भुगतान के ऊपर रोक लगा देना। तो इसको कहेंगे विदेशी मुद्रा
भुगतान पर रोक लगाना, इसको कहा जाता है मोरेटोरियम। मोरेटोरियम मोरेटोरियम लगाने का काम जो है, वो मोरेटोरियम लगाने का काम कौन करती है? सरकार करती है। मोरेटोरियम लगाने का काम कौन करती है? सरकार करती है। तो मोरेटोरियम लगा देगा 6 माह का या 1 साल का, है ना, ज्यादा लंबा नहीं लगाता है। 6 माह से 1 साल में हमारे पास जैसे ही विदेशी मुद्रा स्टॉक में वृद्धि होगी, सरकार मोरेटोरियम हटा लेगी। और मल्टीनेशनल कंपनी MNC को डॉलर का भुगतान हो जाएगा। डॉलर का भुगतान हो जाएगा। लिख लिए? जी सर। यही इन्हीं तरीकों को मौद्रिक तरीके कहे जाते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा की कमी के समय विदेशी मुद्रा में कमी के समय डॉलर की प्राप्ति बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। फेरा को 1991 के बाद
हटाकर फेमा को लाया गया। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार भारत में विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 1990 1.26 बिलियन डॉलर जनवरी 1991 $1 बिलियन। अभी कितना है? 2000 $545 बिलियन है सर सितंबर में। सितंबर 2020 में 545। सितंबर में कितना था? 545 सर। 545 सर, 545.18 था तो 545.18 जी बिलियन डॉलर। हाँ सर जी। अब ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का ये प्रूफ है हमारे देश में, जो भारत को महान देश के गिनती होने लगा, भारत को टॉप 5 देशों में गिनती होने लगा, भारत को वन ऑफ द राइजिंग स्टेट में गिनती होने लगा। इसके पीछे क्या कारण है? डॉलर स्टॉक। जिस देश में $1 था 1991 के जनवरी $1 बिलियन। जुलाई महीने में 1991 औद्योगिक नीति लागू की गई, इकोनॉमिक रिफॉर्म लागू किया गया, है ना? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म और नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, NIP 1991 जुलाई। तो जुलाई में नेशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म नेशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म लागू किया गया, NER, नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, NIP लागू किया गया। उसके बाद से लगातार 1991 से 2020 में 1 बिलियन बढ़ के हो गया है 545.18 बिलियन। इस समय विदेशी मुद्रा
की मात्रा अधिक है। FEMA द्वारा इसका सही उपयोग किया जाता है। तो ये सब थ्योरेटिकल बात है कि जो पढ़ना चाहिए आपको और जानना चाहिए। वैसे हमारे पास डॉलर जो है वो आप खुद देख लीजिए कि क्या स्थिति है। तो हम लोग सब आदमी आ जाइए। बहुत प्रभाव पड़ रहा है। कह रहा है बिहार में शिक्षक और छात्र के बीच संबंध बड़ा सामान्य है। कई लोग जो है कह रहे हैं कि कैसे ये सब करा रहे हैं आप, कैसे ये सब होता है ऑनलाइन टीचिंग। तो ये आप लोगों का अच्छा संबंध है, अच्छा विचार है जो हम लोग इस काम को कर रहे हैं और पूरा विश्वास है इसमें हम लोग सफल होंगे। आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाए हुए बात को याद कीजिए, बिना देखे हुए लिखिए। वही चाहिए, कॉपी में वहां लिखाना चाहिए। ये काम आप करते रहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू। एंड ऑफ द मीटिंग। प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए।